हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन फोकस ऑन स्टडी चैनल। आज का हमारा टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य की अगर हम बात करें तो विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया। विजयनगर साम्राज्य के जो सबसे पहले शासन करने वाले वंश का नाम है वो है संगम वंश। संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। अपने पिता संगम के नाम पर इसका नाम संगम वंश रखा। संगम वंश के बाद जो दूसरा वंश आता है वो था हमारा सालू वंश। सालू वंश की जो स्थापना की थी वो की थी नरसिंह सालू ने। नरसिंह सालू का एक बहुत ही विश्वसनीय सेनापति था जिसका नाम था नरसा नायक। नरसा नायक ने एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था तुलु वंश। तुलु वंश की अगर हम बात करें, तुलु वंश में ये इतने टॉपिक के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। अगर हम बात करें कि तुलु वंश में जो शासक था वीर नरसिंह तक का हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। अगर आपको इससे संबंधित कुछ भी टॉपिक पर कोई भी चीज़ समझनी है तो उसके लिए आप पिछली क्लास देख सकते हैं। वीर नरसिंह जो कि तुलु वंश का शासक था, कुछ समय के पश्चात इसकी भी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद जो तुलु वंश का अगला शासक बनता है उसका नाम होता है कृष्णदेव राय। अगर हम बात करें कृष्णदेव राय की तो कृष्णदेव राय एक बहुत ही योग्य शासक था। पेपर में क्वेश्चन कृष्णदेव राय से बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। आज हम कृष्णदेव राय के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कृष्णदेव राय तुलु वंश का एक बहुत ही योग्य शासक था। अगर हम बात करें कृष्णदेव राय की तो कृष्णदेव राय से पेपर में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कृष्णदेव राय के बारे में बाबर ने भी अपनी आत्मकथा में लिखा है। अगर हम कृष्णदेव राय के बारे में बात करें तो कृष्णदेव राय एक बहुत ही ज़्यादा योग्य शासक था। इसी वजह से इसका काफ़ी जिक्र आता है और पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में इसको सबसे सर्वाधिक यानी कि भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्णदेव राय से पेपर में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बात करें बाबरनामा की तो बाबरनामा आत्मकथा है किसकी? बाबर की। और ये किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो इसे सब्सक्राइब करें। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगर हम बात करें कृष्णदेव राय की तो पेपर में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृष्णदेव राय की उपाधि इसमें से कौन सी है। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि कृष्णदेव राय की उपाधि कौन सी है। तो इसमें अगर हम बात करें कृष्णदेव राय की 2-3 उपाधियाँ हैं। अगर हम सबसे पहली उपाधि की बात करें तो आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, ये सारी किसकी उपाधियाँ? तो ये सारी ही कृष्णदेव राय की उपाधियाँ हैं। उपाधियों से संबंधित क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्णदेव राय की अगर हम बात करें ये विजयनगर साम्राज्य में है और ये किस वंश से है? तुलु वंश के हैं। अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य की तो विजयनगर साम्राज्य से पेपर में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसलिए कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ना कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होता है। अगर कृष्णदेव राय और हरिहर बुक्का से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह किसकी उपाधियाँ हैं? तो ये कृष्णदेव राय की उपाधि है। अगर हम बात करें कृष्णदेव राय की तो ये कौन से वंश से थे? तो ये तुलु वंश से थे। और ये कौन से साम्राज्य से थे? तो ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सालू तिम्मा जो कृष्णदेव राय का बहुत ही योग्य मंत्री था। अगर हम बात करें सालू तिम्मा की तो सालू तिम्मा कौन था? सालू तिम्मा कृष्णदेव राय का एक योग्य मंत्री और सेनापति था। कृष्णदेव राय स्वयं में एक बहुत ही कुशल शासक था और इसके बारे में बाबरनामा में भी उल्लेख मिलता है कि यह भारत का बहुत ही शक्तिशाली शासक है। कृष्णदेव राय से पेपर में भी क्वेश्चन आते हैं। कृष्णदेव राय से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अमुक्त माल्याद किसकी रचना है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि अमुक्त माल्याद किसकी रचना है? तो कृष्णदेव राय की है। कौन सी भाषा में है? तो ये तेलुगु भाषा में है। संस्कृत में अगर हम बात करें, संस्कृत में जाम्बती कल्याणम और उषा पर्णय की रचना भी कृष्णदेव राय ने की थी।
तो इन तीनों ही रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इन तीनों ही रचना का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इसकी रचना किसने की, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि जाम्बती कल्याणम और उषा परिणय रचना संस्कृत की है कि तेलुगु की है कि उर्दू की है कि फ़ारसी की है। तो आपको बताना पड़ेगा कि कृष्ण देव राय द्वारा रचित संस्कृत में जाम्बती कल्याणम है और उषा परिणय है। अगर हम बात करें अमुक्तमाल्याद की, तो अमुक्तमाल्याद कौन सी भाषा में है? तेलुगु भाषा में है। पेपर में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि अमुक्तमाल्याद किसकी रचना है, तो हमें बताना पड़ेगा कि अमुक्तमाल्याद कृष्ण देव राय की रचना है, जबकि जाम्बती कल्याणम और उषा परिणय की जो रचना है वो संस्कृत में है और इसकी भी रचना किसने की थी? कृष्ण देव राय ने की थी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, अगर हम बात करें कृष्ण देव राय की, तो कृष्ण देव राय का जो समय था, जो कृष्ण देव राय का युग था, उस युग को कहते थे तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य में किस वंश से जो राजा थे उनके समय को तेलुगु साहित्य कहा जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा तुलु वंश के जो शासक थे कृष्ण देव राय, इनके शासनकाल को या कृष्ण देव राय के युग को क्या कहा जाता है? तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग कहा जाता है। अगर पूछा जाए इनके युग को क्या क्लासिकी युग भी कहा जाता है, तो हाँ, कृष्ण देव राय के युग को या इनके शासनकाल को क्लासिकी युग भी कहा जाता है। इनके दरबार में बहुत सारे सर्वश्रेष्ठ कवि होते थे, 8 कवियों का समूह होता था, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कवि की अगर हम बात करें तो उनका नाम था अल्लसीन पेड्डना। तो सबसे जो महत्वपूर्ण कवि आपसे पूछे जाएंगे वो अल्लसीन पेड्डना पूछे जाएंगे, क्योंकि वे अल्लसीन पेड्डना से जो क्वेश्चन बनता है कि उन्हें इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये ही एक ऐसे कवि थे या तेलुगु कविता का जिनको क्या कहा जाता है? पितामह कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पेपर में ये भी पूछ सकता है कि तेलुगु कविता का पितामह अल्लसीन पेड्डना किसके दरबार में रहते थे, तो हमारा आंसर होगा कृष्ण देव राय के दरबार में रहते थे। इस प्रकार से अगर हम बात करें कि आज का जो हमारा टॉपिक था वो मेन टॉपिक था कृष्ण देव राय से संबंधित सारे ही टॉपिक फिनिश हो गए हैं। अब आज का इतना ही टॉपिक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।